देखो ये क्वेश्चन कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है? अटेम्प्ट 3-4 लोगों ने करो केवल, बाकी लोग होली ही मनाते रह गए। तो बादिन तो होली नहीं आती ना, जो उन्होंने छुट्टी हुई नवा के अगले दिन थी, है नहीं? नहीं, बात यह ना कि तुम लोगों के मन में यही चलत रात बोली कि ठीक है तो वहां में आए सो खुद ही करा है नहीं, जहाँ से और नहीं करे। चलो देखो समझो इधर पे दो चार्ज दिए हुए हैं, एक क्यू है और दूसरा है 2Q, ठीक है। और पूछा हुआ है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे क्या चार्ज लेके आ रहे हो, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? अच्छा, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वो पूछा हुआ है ना? ठीक है, तो देखो समझो यहाँ पे देखो ये चार्ज होगा, इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ होगी, है ना? और ये वाले 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी? इस वाले साइड होगी। ये चीज समझे क्या, है ना? अब ये पॉइंट ले लिया अपन लोगों ने, कहाँ से? इस वाले पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस ले ली x, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी ले ली? a माइनस x, ठीक है। तो प्लस q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो निकाल लो जरा। तो E ड्यू टू Q चार्ज कितना होगा यहाँ पे? ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब देखो रेफरेंस पॉइंट कोई एक ले लो, क्या ले लो? रेफरेंस पॉइंट कोई एक लो, ठीक है। अब कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लोगे तो जैसे यहाँ इस वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस मान रहे हो, तो अगर ये डिस्टेंस a है तो ये x मान लिया, तो बचा हुआ कितना मान लेना? a माइनस x, मतलब दोनों साइड से उठा के नहीं जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको x मान लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तुम चाहे तो अगर इधर से x मानोगे तो फिर इसका रेफरेंस लोगे और ये हो जाएगा a माइनस x। ये चीज समझ में आ रही है ना? तो वो जो x आएगा वो कहाँ से आएगा? Q चार्ज से आएगा। अगर तुम इधर से मानते तो x कहाँ से आता? 2Q से, समझे क्या? ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा EQ, और अब आएगा क्या? 2Q की वजह से। तो 2Q की वजह से कितना मैग्नीट्यूड होगा? वो होगा 2Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई a माइनस x स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, बताओ? इस वाले 2Q की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इतनी होगी। अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के लिए एक दूसरे के बराबर होंगे। ये चीज समझा क्या, है ना? दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। और जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो रख दो दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर। तो देखो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q डिवाइडेड बाई a माइनस x स्क्वायर। बेटा शांत हो जाओ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, Q कटेगा, यहाँ से Q कटेगा, कितना बचेगा? 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई a माइनस x होल स्क्वायर। ये आएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करा लो, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो और आगे सॉल्व करो। हाँ क्या? कहाँ माइनस हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये प्लस x की डायरेक्शन में है और ये माइनस x में है, समझ रहे क्या? तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू मतलब a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 0 रखोगे ना, या e1 माइनस e2 इज इक्वल टू 0, वही तो होगा ना। यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? a माइनस x का होल स्क्वायर, इतनी तो आएगा। अब ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू a माइनस x। यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a माइनस x डिवाइडेड बाई √2। नहीं, x एक तरफ लेके आओ, पहले इसको इस तरफ लेके आओ, तो हो जाएगा √2 प्लस 1 x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a अपॉन √2 प्लस 1। ये आ गया, ठीक है। तो वहां क्या आ रहा था? क्वाड्रेटिक बनाई थी। क्या करना क्वाड्रेटिक से? इतनी आ रहा ना, तुम चाहे क्वाड्रेटिक से भी करोगे तो आना चाहिए। ये चीज समझ गए सभी लोग कि ये कैसे करा हुआ था? इधर से इधर दोनों साइड रूट ले लिया था, ठीक है, डिग्री बराबर कर दो, ठीक है। अब आगे बढ़ो, कॉपी निकालो, हेडिंग डालो। आंसर आ गया सभी का, नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। और बाकी जिनने क्वाड्रेटिक से करा हुआ है 2 आंसर आ रहे हैं तो हमें से प्लस वालों ले लेते, बस होगा 2, ठीक है। चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हो गए हैं।
अब इसके क्वेश्चंस वगैरह जो है वो सब तो मैं संडे को बुला के कराएं, ठीक है। अभी इतने क्वेश्चंस कराना पॉसिबल है नहीं। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नहीं करो, पहले करो वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। देखो मल्टीपल चार्ज सिस्टम जो है उसका मतलब क्या है कि बहुत सारे चार्जेस हों और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। लेकिन अभी तक तुमने क्या देखा हुआ है कि कोई स्क्वायर दिया है, उसके चारों साइड पे एक एक पॉइंट चार्ज रख दिया और किसी एक पॉइंट पे फोर्स पूछ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोगों से पूछा हुआ है ना। लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि 4 ही पॉइंट चार्ज, बताओ जैसे एक स्क्वायर की 4 साइड है, 4 ही पॉइंट चार्ज होंगे क्या? कंपलसरी है क्या? 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, है ना। क्या इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? बताओ मान लो कि हम तुम्हें एक लोहे की बॉल दें और वो लोहे की बॉल के ऊपर तुम पूरे पे चार्ज लेके आ जाओ, तो उसके ऊपर भी तो चार्ज होगा ना। भले ही बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का वो कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन वहां पे वो पॉइंट चार्जेस कितने होंगे? इनफाइनाइट, है ना। और फिर उसके वजह से तुमसे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तब क्या करोगे, है ना। या फिर मान लो कि ये मार्कर तुमको दें और ये मार्कर के ऊपर पूरे पे लाइन के ऊपर एक चार्ज लेके आ जाओ, तो इसके ऊपर भी चार्ज आएगा। और फिर इसके वजह से भी, क्योंकि एक अगर पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सभी पॉइंट चार्जेस की क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सभी मिला के एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे क्या? बताओ, है ना। जैसे इसके ऊपर पूरे पे चार्ज लेके आ गए, तो अगर एक पॉइंट चार्ज निकालोगे तो उसके वजह से इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, है ना। इधर कोई एक पॉइंट चार्ज होगा, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये पूरे मार्कर पे ही चार्ज है, तो इसका मतलब क्या कि ये सब मिला के इस पॉइंट पे क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे पूछी जाए तब क्या करोगे? या फिर मान लो कि ये व्हाइट बोर्ड तुमको दिया हुआ है, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरे पे चार्ज लेके आ जाओ और फिर तुमसे पूछे कि बताओ जरा इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो तो सभी की वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो उन कंडीशंस में क्या करोगे? तो उन्हीं कंडीशंस को अपन को पढ़ना है कि चार्ज कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है। अभी अपन लोगों ने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखा है, अभी केवल क्या देखा हुआ है? पॉइंट चार्जेस, जो काउंटिंग में अपन लोग उंगलियों पे गिन पाए। 3 चार्ज हैं, 5 चार्ज हैं, 10 चार्ज हैं, ऐसे करके बस इतने हैं, है ना। इनफाइनाइट चार्जेस का कॉम्बिनेशन अभी तक अपन लोगों ने नहीं देखा हुआ है। तो अलग अलग टाइप के चार्ज के अपन को क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन, है ना। मतलब कि कैसे कैसे चार्ज को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सबसे सिंपल है, वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक लाइन है अपने पास में, अब ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है उससे अपन को कोई मतलब नहीं अभी, है ना। मान लो कि एक अपने पास में वायर है और वो वायर के ऊपर, पूरे वायर में क्या दिया हुआ है अपन लोगों ने? चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारा पॉइंट चार्ज इस वायर को दिया हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज माने ले रहा है बाई कन्वेंशन, तो ऐसे करके बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे है। अब तुम्हें इधर पे पॉजिटिव बनाना, नहीं तो तुम ऐसे नेगेटिव बना लो इधर पे। चलो हम बना ही दे रहे हैं, देखो समझो, ये पूरी वायर पे क्या दिया हुआ है? पॉइंट चार्जेस बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। चार्ज अपन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, जैसे भी मर्जी वैसे यहाँ पे चार्ज आ गया। अब यहाँ पे जो टोटल चार्ज है उसको अपन ने कैलकुलेट करा, तो टोटल चार्ज कितना है? Q। कितना चार्ज है यहाँ पे? टोटल Q। और ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ है L। वायर की लेंथ कितनी है? L। तो वायर की टोटल लेंथ है L, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? Q। तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तुमसे अगर पूछा जाए कि इस पूरी वायर के वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो क्या इस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। तो क्या यहाँ पे ऐसा कर सकते हो 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर? चार्ज तो तुम्हें पता है, बताओ, लेकिन R क्या लोगे? वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस, बताओ यही होगी कि नहीं होगी, है ना। लेकिन वायर के किस पार्ट से डिस्टेंस लोगे? यहां से डिस्टेंस अगर लोगे तो ये R अलग आएगा क्या, है ना। यहां से डिस्टेंस लोगे तो क्या ये R अलग नहीं आएगा? यहां से डिस्टेंस लोगे तो R अलग नहीं आएगा, बताओ। तो R तो चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो क्या कर दो? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो मान लो तुम्हें चार्ज तो पता है लेकिन R तो बदल रहा है, बताओ आए समझ में क्या? अब अगर मान लो R बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगी हर एक पॉइंट की वजह से, बताओ। अगर तुमसे केवल इतना सा पार्ट दे वायर का, तो वायर के केवल इतने से पार्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वायर के इतने से पार्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? अलग अलग। ये चीज समझा गया, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी वायर की वजह से एक साथ नहीं निकाल सकते,
तो उसके लिए क्या किया जाता है, फिर उसके लिए यहाँ पे निकालते हैं पहले चार्ज डेंसिटी। क्या निकालते हैं यहाँ पे पहले? चार्ज डेंसिटी। क्योंकि इस वायर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म है, लेकिन ये चार्ज जो होगा ये डिस्टेंसेस कैसी हैं, अलग अलग। जैसे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो चार्ज होगा और यहाँ सेम डिस्टेंस पे जो चार्ज होगा वो तो सेम होगा, लेकिन यहाँ के चार्ज के लिए इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग है और यहाँ के चार्ज के लिए इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग है। तो मान लो तुमसे पूछ दें कि बताओ जरा क्यू चार्ज के लिए नहीं बताओ, तुम बताओ स्मॉल क्यू चार्ज के लिए, तब क्या करोगे? तब उस कंडीशन में फिर अपन को क्या चाहिए यहाँ पे? चार्ज डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी होती है ना, मास डेंसिटी क्या होती है? तुमसे बोला हमने कि 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स है, 1 मीटर क्यूब का, और उसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी का वजन आया कितना? 1000 किलोग्राम। कितना वजन आया? 1000 किलोग्राम। तो इसको क्या बोलते हैं? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। और डेंसिटी पता होने से क्या फायदा होता है कि अगली बार तुम्हें कोई दूसरा बॉक्स देंगे तुम उसका मास बता दोगे क्या। जैसे मान लो कि हमने बोला कि 1 मीटर क्यूब में पानी का वजन कितना आता है? 1000 किलोग्राम। तो मान लो हमने एक दूसरा बॉक्स बनाया और उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 3 मीटर क्यूब है। अब बताओ जरा उसमें पानी का वजन कितना होगा? 3000 किलोग्राम। ये चीज समझ पा रहे हैं क्या, है ना। तो मान लो हमने तुमसे बोला कि एक वायर है, उस वायर की लेंथ है 2 मीटर और 2 मीटर की वायर के ऊपर चार्ज है 3 कूलाम का। कितना चार्ज है? 3 कूलाम का। तो तुम बताओ जरा हमको कि 6 मीटर की वायर पे कितना चार्ज होगा? 9 कूलाम का। कैसे निकाला? मल्टीप्लाई किया, लेकिन दिमाग में क्या किया? पहले 1 यूनिट के लिए निकाला। यही तो किया होगा ना। जैसे 2 मीटर के ऊपर 3 कूलाम चार्ज है तो 1 मीटर के ऊपर कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज समझे क्या? क्या यूनिट बनाओगे? कूलाम पर मीटर, यही आएगा ना। फिर तुम्हें चाहे जितने का बोल दे मल्टीप्लाई करा दो। जैसे हमने बोला कि 6 मीटर का बताओ, तो इधर पे 3/2 से कितने का मल्टीप्लाई करा दो? 6 का। हमने बोला 8 मीटर का बताओ, कर लोगे क्या? 8 का मल्टीप्लाई करा दो, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 8। आया समझ में क्या? अगर मान लो तुमसे बोले 4.5 का बता दो तो कितने का मल्टीप्लाई करा दोगे? 4.5। बताओ। तो इसका मतलब क्या है? डेंसिटी निकालना आसान करता है प्रॉब्लम्स को। जैसे मास डेंसिटी निकालो तो मास कैलकुलेट करना आसान हो गया, तो वैसे यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी निकाल लोगे तो चार्ज कैलकुलेट करना आसान। अभी तो वायर में तुम्हें एल लेंथ गिवन है, चार्ज गिवन है, मान लो कोई भी लेंथ की वायर होगी तब निकाल लोगे क्या? समझे क्या, है ना। कितने का मल्टीप्लाई करा दोगे? लेंथ से, जो भी लेंथ गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई करा लोगे। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले काम यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग? चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब वो चार्ज डेंसिटी को बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे उसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक लाइन के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। क्या दुनिया की हर एक बॉडी एक लाइन होती है? बताओ। और क्या क्या दुनिया की हर बॉडी लाइन होती है क्या? बताओ। ये मार्कर लाइन है या 3D बॉडी है? 3D है ना, इसके मतलब इसके पास में क्या है? वॉल्यूम भी है। आए समझ में क्या? लाइन तो बहुत कम देखने को मिलेगी, एक वायर जो है वो उस वायर में भी थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम होता ही है, लेकिन फिर भी मान लो कि वायर एक लाइन है तो वो केस अलग हो गया। लेकिन अगर मान लो तुमसे पूछें ये बोर्ड के ऊपर चार्ज दिया है तो क्या इसका केस अलग होगा क्या? है ना। यहाँ पे एरिया के ऊपर चार्ज आएगा, समझे क्या। मान लो कि एक पानी का कंटेनर है, वो पानी में चार्ज दे दिया अपन लोगों ने, तो वहां पे क्या आएगा? वॉल्यूम में चार्ज आएगा, समझे क्या। तो टोटल कितने टाइप की चार्ज डेंसिटी बनाओगे? 3। एक लाइन की, एक एरिया की और दूसरा वॉल्यूम की, तीसरा वॉल्यूम की। आए समझ में क्या? तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है। अगर ये पूरे वायर की लेंथ है L, कितनी लेंथ है इसकी? L, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और एकदम बिल्कुल इसको याद कर लेना, समझ रहे? लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो इसके बाद 2 टॉपिक कराने वाले हैं, ये दोनों टॉपिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों बिल्कुल रटे रहना, ठीक है। वैसे तो तुम्हें खुद याद हो जाए धीमे धीमे। यहाँ पे देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है? इसका सिंबल होता है लैम्डा। क्या सिंबल होता है इसका? लैम्डा। और लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। टोटल चार्ज इस वायर के ऊपर कितना है? Q। लेंथ कितनी है इस वायर की? L। तो Q डिवाइडेड बाई L क्या हो जाएगा? चार्ज। आए समझ में क्या? बताओ। अब ये चार्ज डेंसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म। चार्ज डेंसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि इस पूरी वायर के ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर मान लो इस वायर में से इक्वल पार्ट को निकालो, जैसे मान लो कि यहाँ से 0.01 सेंटीमीटर का पार्ट निकाला, और अगर ये 0.01 सेंटीमीटर के ऊपर 0.002 कूलाम का चार्ज है, तो इस वायर में से किसी भी पार्ट को निकालो जिसकी लेंथ 0.01 सेंटीमीटर होगी, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 0.02 कूलाम। समझेगा?
ऐसा नहीं है इस वायर पे कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम है, फिर चार्ज ज्यादा कर दिया, फिर चार्ज कम कर दिया, ऐसा नहीं है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि ऊपर से नीचे तक चार्ज का बंटवारा कैसा करा हुआ है, सेम। आया समझ में क्या? तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म है। अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या है? क्या इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है dq डिवाइडेड बाई dl? बताओ, क्या ऐसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है dq डिवाइडेड बाई dl? यहाँ dq डिवाइडेड बाई dl का मतलब क्या है कि तुमने इस पूरी वायर में से एक छोटा सा पार्ट निकाला, वो छोटा सा पार्ट मान लो ये है, टोटल लेंथ कितनी है l, तो छोटा सा पार्ट निकालोगे कितना होगा, हो जाएगा डेल्टा l, और बहुत ज्यादा छोटा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, dl। तो ये छोटा सा पार्ट निकाला dl। पूरी वायर के ऊपर चार्ज कितना है, q, तो इतने से पार्ट के ऊपर क्या q चार्ज होगा या छोटा सा पार्ट होगा, छोटा सा पार्ट, तो वो छोटा सा पार्ट कितना है, dq। तो वायर अगर मान लो तुम पूरी वायर ना देखो, केवल इतना सा पार्ट निकाल के देखो, तो ये इतने से पार्ट को अगर एक वायर मान लो, तो ये वायर के ऊपर चार्ज कितना है, dq, लेंथ कितनी है इसकी, dl, तो dq बाई dl ही तो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, बताओ, है ना। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है चाहे तुम पूरी वायर के ऊपर q डिवाइडेड बाई l करो, चाहे dq डिवाइडेड बाई dl, आएगा सेम। समझे क्या, है ना। तो यहां से क्या लैम्डा इज इक्वल टू ऐसे लिखा जाएगा q डिवाइडेड बाई l या फिर dq डिवाइडेड बाई dl। ये चीज समझे क्या, ये चीज इंपॉर्टेंट है dq बाई dl वाली। अब यहां से क्या dq निकाल सकते हो, बताओ। मान लो तुम्हें दिया जाए कि इस वायर की छोटी सी लेंथ है dl, यहाँ पे बताओ जरा कितना चार्ज है, तो क्या करोगे, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, बताओ, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। ये तो बेसिक मैथ से कर दिया ना, बताओ, dq इज इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा dl हो जाएगा, जैसे अभी तक डेंसिटी में कर रहे थे। डेंसिटी में क्या था, तुम्हें डेंसिटी की बनती ना, 1 मीटर क्यूब में कितना मास था, 1 किलोग्राम, तो वही तो उसकी डेंसिटी है ना। और तुम्हें पूछा कि इतने वॉल्यूम में बताओ, तो क्या करोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। नहीं आता है तो कॉपी पे लिख लिया करो, मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम नहीं होगा। तो वैसे सेम करा हुआ है कि dq अगर पूछा होगा तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई लेंथ। क्लियर है सभी को, ठीक है। छोटी सी लेंथ है तो dl, अगर बड़ी लेंथ होगी तो डेल्टा l, और अगर बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो l। आए समझ में क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, क्या पूछा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि किसी एक पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका क्या है कि इस पूरी वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या करो, इस वायर का एक बहुत छोटा सा पोर्शन लो, वो पोर्शन इतना ज्यादा छोटा हो कि वो पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करे। समझे क्या? तो मैं क्या पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, क्या होती है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, यही है ना। तो मान लो कि पूरी वायर के ऊपर चार्ज तो फैला हुआ है और तुम पूरी वायर के वजह से नहीं निकाल सकते क्योंकि डिस्टेंसेस बदल रही, तो तुमने क्या करा, इस वायर में से एक बहुत छोटा सा पोर्शन निकाला, और वो बहुत ज्यादा छोटा सा जो पोर्शन है वो खुद कैसे बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज के जैसे। और ये छोटे से डिस्टेंस से, मतलब छोटे से चार्ज से यहाँ की डिस्टेंस फाइंड कर ली। ये डिस्टेंस कितनी है, r, कितनी डिस्टेंस है वाली, r। क्या अब इतने से पोर्शन के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, बताओ। क्या इतने से पोर्शन के वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या वो पूरे के बराबर होगी या पूरे से बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत ज्यादा कम, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे चार्ज छोटा है तो यहाँ इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी, है ना। तो डी ई इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, ई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी ई किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज है, डी क्यू, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, r। तो r का क्या करा दोगे, स्क्वायर। समझे क्या? तो ये छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई। क्लियर है सभी को? अप्रोच इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, क्योंकि डेरिवेशंस आगे आएंगे इसी टाइप के, क्वेश्चंस आएंगे इसी टाइप के, जिनमें तुम्हें ये चीज खुद से सोचनी पड़ेगी। आया समझ में क्या, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड D इज इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। लेकिन तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो पूरी वायर का था, है ना, लेकिन अभी केवल कितने का निकाला, इतने से पोर्शन का। अब तुम्हें पूछा हुआ है पूरे का निकालो, तो क्या करोगे, तो ऊपर फिर एक छोटा सा dq पार्ट लो, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ठीक है। फिर और ऊपर वाले लो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। समझे क्या? सबको क्या कराओगे, ऐड। लेकिन एडिशन कैसा होगा, वेक्टर, नॉर्मल एडिशन नहीं होगा। कौन सा एडिशन होगा, वेक्टर। क्या वेक्टर भी बदलेगा, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, अलोंग दी लाइन, है ना। तो इतने से पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, क्या ये होगा DE1, क्या होगा ये DE1। ऊपर के वजह से निकालोगे तो अगर ये R होगा तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, है ना।
ऊपर के वजह से निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, समझे क्या, और ऊपर के वजह से निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। क्लियर है सभी को। नीचे वाले के वजह से निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एडिशन कैसा होगा, वेक्टर। तो यहाँ पे जो DE निकाला हुआ है ये क्या होगा, DE वेक्टर होना चाहिए, समझ रहे। तो DE वेक्टर लिखना भी आता है क्या, बताओ। तो DE वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r स्क्वायर डॉट r कैप। ये चीज समझे क्या, है ना। अब पूरे के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ऊपर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाओ, सभी को वेक्टर से ऐड कराते जाओ। इससे बढ़िया मेथड अपन को मैथ में आता है क्या, इंटीग्रेशन, है ना। दोनों साइड क्या करा दो, इंटीग्रेट करा दो। तो इधर इंटीग्रेट करा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कराओगे क्या बनेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेट कराओगे कांस्टेंट कहाँ पे आ जाएगा, बाहर। ठीक है, तो कांस्टेंट ले लो बाहर। क्या कांस्टेंट है यहाँ पे जरा बता दो, एक मिनट उत्कर्ष। हाँ, आर कैप, केवल इतनी कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अकेला कांस्टेंट है, बाकी कुछ कांस्टेंट नहीं है। बताओ, यहाँ पे इस dq के वजह से r डिस्टेंस है ना, ऊपर वाले dq के वजह से क्या r होगी, r से ज्यादा होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, है ना। और ऊपर जाओगे तो क्या r बदलेगा, है ना। इसका मतलब r क्या हो रहा है, चेंज, डिस्टेंस चेंज हो रही ना, ये चीज समझे क्या। तो r चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ सकता है। क्या dq भी चेंज हो जाएगा क्या, है ना। dq भी कैसे चेंज होगा तुम्हारा, यहाँ पे लैम्डा dl करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, लैम्डा dl, क्योंकि dq खुद किसके बराबर है, लैम्डा dl के बराबर। ये चीज समझे क्या। तो यहाँ पे क्या करा दोगे, इसको dq की जगह पे लिखोगे लैम्डा dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डॉट r कैप। ये चीज समझे क्या। इसका होगा इंटीग्रेशन। क्या लैम्डा यूनिफॉर्म है ना। ऊपरी हेडिंग क्या डली है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पे ये लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा, फ्री इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, बाहर। इसी वजह से अलग से हेडिंग डाली है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझे क्या। अगर नहीं यूनिफॉर्म होगा तो फिर लैम्डा की भी इंटीग्रेशन होगा, और वो चीज तो नहीं आती अपन को तो जो ही नहीं आता, जो ही नहीं कर पाओ। E इज इक्वल टू कितना आएगा, ये लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डॉट r कैप। बस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू लाइन चार्ज। कहेगी जाके आगे की रामायण जो है वो अपन को नहीं आता, समझ रहेगा। मतलब इसके आगे जो है वो क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें देखो dl का इंटीग्रेशन करना है लेंथ का। तुम्हें पता है कि dl का इंटीग्रेशन कराओगे l आएगा, ये चीज पता है क्या, है ना। लेकिन क्या dl के साथ साथ r बदल रहा है, ये चीज समझ रहे क्या, बताओ। यहाँ के लिए dl ये है, ऊपर वाले के लिए dl ये होगा, ऊपर वाले के dl ये होगा। तो जैसे जैसे dl बदलेगा वैसे वैसे क्या बदलेगा, r। इसका मतलब r इज अ फंक्शन ऑफ l, समझे क्या। r किसके साथ में बदल रहा है, l के साथ में। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। क्या r कैप भी बदलेगा, हाँ। तो r कैप भी बदल रहा है, r भी बदल रहा है, dl तो फिर तुम्हें पता ही है, समझ रहे क्या। तो इंटीग्रेशन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक तुम्हें r फंक्शन नहीं गिवन हो और तुम्हें ये नहीं पता हो कि वेक्टर का इंटीग्रेशन कैसे कराते हैं, वो तुम्हें नहीं आता, समझ रहे क्या क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर पूछेंगे तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बस तुम्हें इतना करना है, समझे क्या। डेरिवेशन आएगा, इतना ही आएगा, इससे आगे का कभी नहीं पूछेंगे। नोट करो जल्दी से, चाहे यहीं पे दूसरा करा दें क्या, मेथड सेम है, कर लोगे जल्दी से, हमें पता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चलो ये देख लो साथ में, ये कर लोगे तो फिर तुम्हें आदत पड़ जाए, फिर तुम्हें पता चल जाएगी करना क्या है ना। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अब की बार में जो चार्ज अपन ने दिया हुआ है वो लाइन के ऊपर नहीं दिया, किसके ऊपर दिया हुआ है, सरफेस के ऊपर। एक साथ बाद में नोट कर लियो, ठीक है। देखो अभी लाइन के ऊपर चार्ज है, अब लाइन के ऊपर चार्ज ना होकर किसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर। मान लो कॉपी के कोई पेज के ऊपर तुमने चार्ज दिया हुआ है, तो वो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके ऊपर होगा, एरिया के ऊपर, समझ रहा है क्या। तो मान लो कि वो सीट अपन ने एक बाहर निकाल ली और ये सीट बना रखी है ऐसे, ठीक है। अभी ये 3D में, इसको इमेजिन कर लेना, ठीक है। इसका एरिया है A, कितना एरिया है इसका, A। इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे क्या, इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे पे, है ना। अगर मान लो ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या हर जगह पे चार्ज डेंसिटी सेम आएगी, लेकिन क्या वो चार्ज डेंसिटी अब लेंथ पे डिपेंड करेगी या एरिया पे, एरिया पे। किस पे डिपेंड करेगी, एरिया पे। तो अब की बार में लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं आएगी, अब की बार में क्या आएगा, एरिया चार्ज डेंसिटी, या उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज
डेंसिटी, सिंबल है इसका सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो निकालोगे चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, टोटल चार्ज है क्यू, तो क्यू डिवाइडेड बाय क्या करोगे एरिया। अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है और यहाँ पे कोई एक छोटा सा पोर्शन निकालो, तो वो जो छोटा सा पोर्शन होगा क्या उसका एरिया ए होगा या डी ए होगा, डी है ना। क्या वहां का चार्ज क्यू होगा या फिर डी क्यू होगा, डी क्यू। तो एक छोटा सा एरिया यहाँ से निकाल लिया, ये छोटे से एरिया के ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू, एरिया कितना है डी है। तो यहाँ पे क्या सिग्मा ऐसे लिखा जा सकता है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी है। क्या यहाँ से डी क्यू निकाल सकते हो, बताओ। जैसे वहां निकाला हुआ था डी क्यू इज इक्वल टू कितना आया था लैम्डा इंटू डी एल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एल। समझे। अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बस वही करना है जो इधर पे करा, एक छोटा सा लेंथ लिया था एलिमेंट, अब यहाँ पे लेंथ एलिमेंट ने लेके क्या लोगे एरिया एलिमेंट, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दी इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो डी ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आर डॉट आर कैप, यही कराओगे क्या, है ना। डी क्यू की जगह पे क्या लिखोगे सिग्मा डी है और क्या करा दोगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कराओगे तो ई इज इक्वल टू क्या डायरेक्टली लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कॉमन, सिग्मा कहाँ पे आ जाएगा बाहर, अगर कैसा है कांस्टेंट तो नहीं है तो नहीं आएगा बाहर, तो एक बार ऐसे लिखे दे रहा है। डी क्यू की जगह पे क्या लिखोगे सिग्मा डी है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप, सिग्मा कांस्टेंट होगा तो बाहर आएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ठीक है, अब नोट करो, क्या पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, है ना। वही पैटर्न है जो इधर करा वो इधर करा, और यही सेम चीज अपन वॉल्यूम के केस में करेंगे। इसी वजह से सीबीएसई को इंटीग्रेशन वगैरह जो रखना चाहिए है, मतलब टाइम पे रखो ना। अब जैसे फिजिक्स में तुम्हारी पूरी रामायण बीती जाना है वह इंटीग्रेशन कर करके, और इंटीग्रेशन तुम्हारी आए सेकंड बुक में मैथ में, है नहीं, या तो 11th में कुछ चैप्टर इंटीग्रेशन के होने चाहिए। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देख लो इधर से, चलो देखो समझो। थर्ड जो है वो क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अब की बार में जो चार्ज दिया है वो पूरे वॉल्यूम के ऊपर दिया हुआ है। तो एक यहाँ पे एज्यूम कर लो एक बॉडी है, इस बॉडी पे पूरे अंदर बाहर तुमने क्या दिया हुआ है चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पे कंडक्टर अपन लेंगे नहीं, सबसे पहली चीज नॉट अ कंडक्टर। कोई बता सकता है कि ये कंडक्टर क्यों नहीं है, बताओ। हमने क्या बोला हुआ कि यहाँ पे एक बॉडी है, ओए तुम्हारा धीमे धीमे करने लगे बातें स्टार्ट, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अपन ने चार्ज दिया हुआ है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और हमने बोला हुआ है कि पहली शर्त यही है कि ये बॉडी कंडक्टर नहीं हो सकती है। क्यों समझ लो पहले, बाद में नोट करिए। क्या हमने ये बताया था कि इंसुलेटर जो होता है उसको चार्ज दो तो जिस जगह दोगे वहां पे जाएगा, और कंडक्टर को दोगे तो पूरी सरफेस के ऊपर फैल जाएगा, बताया था ना, है ना। एक चीज हमने ये भी बताई थी कि कोई भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता है, कंडक्टर के बाहर चार्ज होगा, बताया था ना। अब जरा हमको ये बताओ कि अगर ये बॉडी है और इस बॉडी के पूरे वॉल्यूम पे चार्ज देना है, तो वॉल्यूम पे चार्ज देने का मतलब है कि इस बॉडी के बल्क में अंदर भी चार्ज है, समझ रहे हो। जैसे पानी में अंदर हाथ डालो तो पानी में अंदर हाथ डालो तो पूरा हाथ गीला होता है, मतलब पानी जो है वो अंदर बल्क में भी है, समझ रहे हैं। तो जैसे अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल हैं वैसे ही अंदर भी क्या होना चाहिए चार्ज, और अगर अंदर भी चार्ज चाहिए तो कोई ऐसी बॉडी नहीं होनी चाहिए जिसपे केवल बाहर चार्ज होता है, और कंडक्टर में केवल बाहर चार्ज होता है, कंडक्टर की बॉडी के अंदर एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता है, समझे क्या। कंडक्टर के अंदर चार्ज जबकि होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते कि नहीं होते हैं, लेकिन कंडक्टर की बॉडी के अंदर एक्सेस चार्ज नहीं होता है। एक्सेस चार्ज होने का मतलब है कि एक्स्ट्रा नहीं होगा, समझ रहे। अंदर जो होगा वो कितना होगा नेट चार्ज 0, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, समझ रहे क्या। अगर तुम उस बॉडी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे कंडक्टर की बॉडी को, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉडी के सरफेस में बाहर चले जाएंगे, समझ रहे क्या। रीजन क्या होगा वो सारा कुछ सेकंड चैप्टर में, अभी लेकिन केवल तुम्हें याद रखना है कि कंडक्टर को अगर चार्ज दोगे तो वो केवल कहां पे रह जाएगा सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं जाएगा, समझे क्या।
इसी वजह से ये बॉडी कंडक्टर नहीं हो सकती है, यहाँ पे क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे इसको तुमने क्या दिया हुआ है, चार्ज। इस पूरे बॉडी का वॉल्यूम v है और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, v। तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख सकते हो क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सिंबल है रो, रो इज इक्वल टू क्या होगा, q डिवाइडेड बाई v। और छोटा सा अगर पोर्शन निकालोगे यहाँ से, तो वो जो छोटा सा पोर्शन होगा उसका वॉल्यूम है dv। कितना वॉल्यूम है उसका, dv। ये डायग्राम सही से बनाना, इधर पे छोटे से पोर्शन में एरिया नहीं बना देना, क्या बनाना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे छोटा सा क्यूबॉइड बना लेना, समझे क्या? ठीक है। अब यहाँ जो छोटा सा तुमने यहाँ पे बॉक्स बनाया डीबी वॉल्यूम का, ये डीबी वॉल्यूम के ऊपर चार्ज कितना होगा, डी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू डिवाइडेड बाई डीबी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, डी क्यू डिवाइडेड बाई डीबी। ठीक है, अब यहाँ से क्या डी क्यू निकाल लोगे, डी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, रो डीबी। सेम वही चीज फॉलो कर रहे हो जो उधर पे कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से डी ई निकालो जरा, तो डी ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां से डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या कराओगे, आर स्क्वायर डॉट आर कैप। लेकिन अब की बार में यहाँ पे डी क्यू चेंज कराओगे तो किसके टर्म्स में चेंज होगा, रो के टर्म्स में। तो डी ई वेक्टर यहाँ से निकालोगे, ये आ जाएगा कितना, रो डीवी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट आर कैप। इंटीग्रेशन कर दोगे तो वही फॉर्मूला ई इज इक्वल टू वेक्टर होगा यहाँ पे, ये जहां जहां वेक्टर छूट गया इसको कर लेना सही। ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटीग्रेशन डीबी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ठीक है, अब इधर पे आ जाओ, जो जय ने पूछा हुआ था, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा हम क्लियर करा दें। देखो समझो, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे डीबी क्यों कराया। अगर ये फॉर्मूला देखोगे क्या तीनों में सेम है, बताओ। डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ये क्या फॉर्मूला तीनों में सेम आ रहा है क्या, है ना? लेकिन तीनों का आंसर अलग आएगा। क्यों आंसर अलग आएगा? अगर यहां तुम इंटीग्रेशन सॉल्व करने को जाओगे तो तुम्हें तो लगेगा कि सेम है, तुम्हें क्या लगेगा, सेम, क्योंकि सही सेम वही फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला उसमें भी लिखा हुआ है, देखो, है ना? लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पे देखो, ये क्या है, यहाँ पे डीवी पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ का जो चार्ज है, ये चार्ज वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और वहां का चार्ज किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। और इसके पहले का चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे। समझ रहे हो क्या? तो इसका मतलब है कि चार्ज अलग अलग डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है। पहले वाले केस में चार्ज लेंथ की केवल एक डायमेंशन पे डिपेंड करता है, दूसरे वाले केस में चार्ज लेंथ की 2 डायमेंशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एरिया तभी निकाल सकते हो जब L इंटू बी कराओ, मतलब 2 लेंथ का मल्टीप्लाई कराओगे। समझ रहे हो क्या? और वॉल्यूम निकालने के लिए कितनी लेंथ की जरूरत होती है, 3। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितने डायमेंशन पे डिपेंड करता है, 3 पे। समझ रहे हो क्या? अब अगर तुम यहाँ पे इसको देखोगे L इंटू बी, तो 2 डायमेंशन है, मतलब ये जो तुम्हारा DA है ये खुद 2D से मिलके बना हुआ है। मतलब यहाँ पे एरिया निकालोगे तो इसको ऐसे बोल सकते हो, dx इंटू डी वाई। क्या बोल सकते हो इसको, dx इंटू डी वाई। थोड़ा सा आइडिया दे दें, जैसे ये चार्ज शीट जो है तुम्हारी, ये चार्ज शीट पे इस वाली एक्सेस को मान लो x एक्सेस और ये वाली एक्सेस को मान लो y एक्सेस। तो अगर यहाँ पे छोटा सा एरिया निकालोगे तो क्या इसको बोल सकते हो dx लेंथ, और इसको क्या बोल सकते हो dy, है ना? तो एरिया को क्या लिखोगे, dA को लिखोगे dx इंटू dy। मतलब dA तुम्हारा सिंपल dA नहीं है, dA क्या है, dx इंटू dy। तो अगर यहाँ dA की जगह पे dx इंटू dy लिखोगे तो क्या उसको इंटीग्रेट करना तुमको आता है क्या, नहीं आता है क्या, नहीं। मतलब तुमने अभी तक क्या ऐसे इंटीग्रेशन देखे हैं जिसमें dx इंटू dy लिखा हो, मतलब दो चीजें इंटीग्रेट हो रही हैं, नहीं। इसको बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन, ये तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, इस वजह से ये आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे क्या? सेम चीज इधर पे, ये वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम देखोगे तो कितनी डायमेंशन होंगे, 3। अगर ये वॉल्यूम इधर पे एक्स वाई जेड एक्सेस मान लोगे तो क्या वॉल्यूम को लिख सकते हो dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ऐसे लिख सकते हो, है ना? अब इंटीग्रेट कराने जाओगे तो कितने बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 3 बार, वो भी तुमको नहीं आता है। समझ रहे क्या? मतलब यहाँ पे ये डी क्यू अपने अंदर 3 डायमेंशन छुपाए है, उधर का डी क्यू कितने डायमेंशन छुपाया है, 2, और इसके पहले का कितना छुपाया था, केवल 1। ये मेन रीजन है कि जो तुम आगे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। और डी क्यू पे इसी वजह से नहीं छोड़ा हुआ है क्योंकि वो डी क्यू तुमको मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। डी क्यू के अंदर कितनी डायमेंशन छुपी है वो केवल तब पता चलेगा जब उसका ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। समझे क्या? इसी वजह से ये आगे सॉल्व नहीं होता और ये तुम्हारे सिलेबस में यहीं तक छोड़ा हुआ है, नोट करो। और कोई एक लोग टाइम बताओ तो आगे का पता चले। कितने, 45? अच्छा 55, ठीक है।